नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं एक नए अंक के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे अपने कृषि दर्शन के इस अंक में कृषि में सामयिक कार्यों के बारे में, जिसमें हमारे विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं हरीश कुमार मालवीय, उप संचालक कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से। तो आइए मिलते हैं उनसे। सभी किसान भाइयों को राम राम और नमस्कार। मैं हरीश कुमार मालवीय, उप संचालक कृषि राजगढ़। वर्तमान में जो रबी फसल का मौसम चल रहा है, इसमें आप लोगों ने जो है गेहूँ, चना, सरसों, मटर, मसूर आदि फसलें लगाई हैं। इसके साथ साथ आपने प्याज, लहसुन इन फसलों की भी बोनी की है। इन फसलों में मुख्य जो आवश्यकता होती है वो है सिंचाई। अब सिंचाई किसान भाई कैसे, कब करे और उस सिंचाई का महत्व क्या है, इस सिंचाई जल के उपयोग की विधियां आदि के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। इसमें जो बात आ रही है कि सिंचाई में आपने जो मुख्य फसल गेहूं फसल है, गेहूं फसल में जो सिंचाई कब कब की जाए और किस अवस्था पे की जाए, तो इसमें आदि किसान भाई के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है और वो 5 पानी की व्यवस्था की सिंचाई कर देता है। तो उसमें प्रथम पानी 20 से 21 दिन की अवस्था पे मुख्य जड़ें निकलती हैं गेहूं में, उस समय करना चाहिए। द्वितीय पानी 40 दिन की अवस्था पर, उसमें जब गेहूं में कल्ले निकलते हैं उस समय करना चाहिए। तृतीय जो पानी है, जब गेहूं की फसल में गबोट अवस्था या फ्लैग लीफ अवस्था आती है उस समय सिंचाई करना चाहिए। चौथा जो है, दाने जब फूल आते हैं फसल में, गेहूं फसल में जब फूल आते हैं उस समय 80 दिन की अवस्था की फसल हो जाती है, उस समय भी सिंचाई करना चाहिए। पांचवा जो सिंचाई आपको उपलब्ध आपके पास में है, उसका उपयोग जो है 120 दिन की अवस्था पर उसको करना चाहिए, जिससे आपको उपयुक्त और अनुकूलतम उपज प्राप्त होती है। सिंचाई के समय यदि मान लो आपके पास 5 सिंचाई उपलब्ध नहीं है, आपके पास केवल 1 सिंचाई उपलब्ध है, तो किसान भाई गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन की अवस्था पर जब शीर्ष जड़ें निकलती हैं, ग्राउंड रूट इनिशिएशन होता है, उस समय उस सिंचाई का उपयोग करें। और यदि 2 सिंचाई जल की व्यवस्था किसान के पास में है, तो उन सिंचाई जल जो है, पहला 20 से 25 दिन की अवस्था पर और दूसरा जो है 35 से 40 दिन की अवस्था, जिसको टिलरिंग अवस्था कहते हैं, कल्ले निकलने की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था पर सिंचाई करता है तो उसको पर्याप्त उपज प्राप्त होती है। यदि किसान भाई के पास केवल 3 सिंचाई उपलब्ध हैं, इन 3 सिंचाई का जो उपयोग है, पहला आपको जो है शीर्ष जड़ें निकलते समय 20 से 25 दिन की अवस्था पर, द्वितीय सिंचाई 40 से 50 दिन की अवस्था पर जब कल्ले निकलते हैं उस समय, और तीसरी सिंचाई जब फूल निकलने की अवस्था होती है उस समय सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया, गेहूं की फसल में जब जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उसके अनुसार सिंचाई का उपयोग किया जाए। इसके बाद जो दूसरी बात आती है गेहूं में नींदा नियंत्रण। नींदा नियंत्रण के लिए जो मुख्य अवस्था होती है, गेहूं में 25 दिन की अवस्था तक आप जो है नींदानाशक दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद दवाई का इस्तेमाल करने पर जो नींदानाशक औषधि की दक्षता कम हो जाती है। इसलिए यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए और आपके खेत में जई भी उगा हुआ है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं, तो इनके लिए आप उपयुक्त नींदानाशक दवा का इस्तेमाल करके 25 दिन के पहले कर लेते हैं तो आपका नींदा नियंत्रण का उपाय सफलतापूर्वक हो जाता है। यदि आप इसके बाद लेट होते हैं, समय बढ़ाते हैं, तो समय के बाद 25 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपकी जो है जो खर्च आपने किया है वो कम हो जाता है। इसके बाद जो फसलें हैं,
गेहूँ फसल है, गेहूँ फसल में आप निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें, निरंतर खेती का अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। उसमें जैसे रस्ट का आने की संभावना रहती है, कोई कीट के प्रकोप होने की संभावना होती है, तो उनका खेत का सतत निरीक्षण करें। और कोई भी चीज़ आती है, कोई बीमारी या रोग का प्रकोप होता है, तो उसके लिए अपने कृषि वैज्ञानिक या कृषि विभाग के मैदानी अधिक अमले से संपर्क करके उस दवाइयों का इस्तेमाल करने से आपका नियंत्रण हो जाता है। इसके पश्चात जो चना फसल है, चना फसल की जिन किसान भाइयों ने लगाई है, उनके पास में जो चना फसल में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई आप 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें, जब उसमें शाखन की अवस्था आती है। दूसरी सिंचाई जो है आप जो है फली में दाना भरते समय करें। यदि एक सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो, चना फसल आपने लगाया है, तो उसमें आप 40 से जो 45 दिन की अवस्था है, जब शाखन की अवस्था है, उस समय सिंचाई का उपयोग करें। इसके बाद चने में जो मुख्य चीज़ एक और आती है कि आपका जो चना 20 से 25 दिन का अवस्था का होता है, उस समय चने की फसल की जो खुटाई करने से शाखन की संख्या पेड़ में बढ़ जाती है, और जिसमें नंबर आप घेटियाँ और दाने की उपज बढ़ती है। ये चने की मुख्य वो है। तीसरा जो इसमें आपको उपाय करना है कि आप अपने खेत का सतत निरीक्षण और निगरानी करें, और चने में कोई भी कीड़ा आता है या इल्ली लगती है, तो उस पर आप उसका उपाय कि उपयुक्त कीटनाशक का करके उसका नियंत्रण करें। इसके बाद जो है, यदि आपने सरसों फसल लगाया है, सरसों फसल लगाने में आज सरसों फसल का काफ़ी 30 से 35 दिन की अवस्था में हो गई है। इस अवस्था में आपके पास एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो एक सिंचाई का इस समय सिंचाई कर दें, जिससे इसकी उपयुक्त फसल प्राप्त होगी। आपके पास धनिया फसल भी लोग किसान अभी लगा रहे हैं। धनिया फसल लगाने के समय इस समय जो है आप धनिया फसल का कहीं कहीं अंकुरण भी दिखाई दे रहा है, और कहीं फसल भी अच्छी अवस्था में है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि धनिया फसल में आने वाले समय में एक भभूतिया या बाकड़िया रोग, जिसको लोंगुआ बीमारी कहते हैं, उसके आने की संभावना रहती है। तो इस रोग और कीट से बचने के लिए किसान भाई जो है उपयुक्त फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण करेंगे, लेकिन इसमें आपको सतत खेत का अपना निरीक्षण करना आवश्यक है। इस तरह से जो ये 3 फसलें के बारे में मैंने आपसे चर्चा सिंचाई के संबंध में की, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा की। इसके बाद द्वितीय जो चीज़ है कि जैसे आप जिस खेत में अपन खड़े हैं और वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ जो जिस किसान ने ये फसलें, सभी तरह की सब्जियाँ लगाई हैं, सभी तरह का जो है यहाँ पर गेहूँ फसल भी है, मिर्च भी है, टमाटर भी है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जो खेती केवल आप कृषि फसलें पैदा करने से उपयुक्त लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक एकीकृत कृषि और मिश्रित खेती करना आवश्यक है। मिश्रित खेती करने से, मिश्रित खेती में आपका जो है सब्जी उत्पादन, कृषि फसलों को लेना, और साथ साथ आपको जो है उद्यानिकी की फसलों में जो है आपको प्याज और लहसुन, जो मसाले वाली खेती है, वो भी साथ में करना आवश्यक है। साथ साथ आपको पशुपालन में भी बेहतर नस्ल के पशु आपको उनका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि देशी पशुओं की जो है दुग्ध उत्पादक क्षमता कम होने के कारण उनसे जो उचित आय अपने को प्राप्त होती है वो उपयुक्त अनुकूलतम नहीं होती। इसलिए उन्नत नस्ल के जो पशु खेती के साथ साथ जो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है, उसमें आप भैंस है तो भैंस में आपका मुर्रा या 50% मुर्रा संकर भैंस के रूप में भैंस का पालन करें, भैंस लेवें का उसका पशु का पालन करें उन्नत नस्ल का। दूसरा जो है आपका गिर या साहीवाल नस्ल जो गाय की है, देशी गाय के स्थान पर यदि गिर और साहीवाल नस्ल की गाय का पालन आप करते हैं और उनका वैज्ञानिक विधि से पोषण करते हैं, तो उससे आपको अनुकूलतम दूध का उत्पादन प्राप्त होगा, और उससे जो आय होगी वो आपकी खेती की आय और दूध की आय दोनों से मिलाकर के आय में सकल वृद्धि करेगी, जिससे आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा। केवल खेती करने से आपको इसका जो है
उपयुक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ साथ यदि पशुपालन भी आप करते हैं और उचित दुग्ध उत्पादन टेक्निक अपना करके उसका कार्य करते हैं तो इससे आपको उपयुक्त लाभ प्राप्त होता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दूसरा एक और मैं बात करना चाहता हूं कि एकीकृत समन्वित कृषि के विषय में आपको जानकारी देना चाह रहा था कि एकीकृत समन्वित कृषि में आपको यदि मान लो एक ही फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग आपको यदि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका जोखिम, मौसम के प्रति जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ प्राप्त होने के लिए आपको जो है एक फसल के पर निर्भर न रहते हुए कम से कम 3 या 4 फसलें आपको लगाना आवश्यक होगी, जिसमें आप गेहूं भी लगा रहे हैं, चना भी लगा रहे हैं, साथ में प्याज का साथ कर लेंगे या लहसुन फसल का भी साथ में ले लेंगे, तो उससे आपकी एक सकल आय में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आने वाले समय में 25 दिसंबर से लेके जनवरी के प्रथम सप्ताह में पाला की संभावनाएं होती हैं। वो लगभग पाला गिरता है। पाला होता क्या है इसके बारे में भली भांति आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो ये पौधों के अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है, जिससे बर्फ में बदल जाता है, जिससे इसकी कोशिकाएं फट जाती हैं और ये पौधा अपने आप सूख जाता है। ये पाला पड़ने की संभावना उससे जनवरी, दिसंबर और जनवरी में होती है। इसके लिए जो उपाय हैं किसान भाई, ये उपाय यदि अपनाएंगे तो अपनी फसल को पाले से बचा पाएंगे। तो इसमें पहली जो आपका विधि है कि आप अपने यहाँ जो हरा चारा एक मेड़ों पे है, खेतों में निकलता है, इसको मेड़ों पर इकट्ठा कर लें कि जब पाला पड़ने की संभावना है तो उस समय इससे धुआं करें। दूसरा जो है कि आपके पास स्प्रिंकलर है तो एक स्प्रिंकलर फव्वारा विधि से हल्की सिंचाई खेतों में कर देवें। और तीसरा, यदि स्प्रिंकलर उपलब्ध नहीं है तो हल्की सिंचाई से खेतों में सिंचाई करने से मतलब पाले से बचाव का किया जा सकता है। ये पाले से बचाव के उपाय मैंने आपको बताए, इनका अमल करेंगे आप तो इससे अपने फसल को बचा पाएंगे, इससे अधिक लाभ अपने को प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाई जयराम जी की। किसान भाइयों, अब कृषि दर्शन में समय हो चुका है आपकी खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरों की हलचल, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। ईकरी सेट को मिली ड्रोन उड़ाने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गेहूं चने की बुआई दोगुनी रफ्तार से। अब 50 पैसे लगेगा मंडी शुल्क। झुलसा रोग से बचाएं आलू। और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। ईकरी सेट को मिली ड्रोन उपयोग की अनुमति। नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ईकरी सेट हैदराबाद को ड्रोन की तैनाती करने के लिए सशर्त छूट दी है।
नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अंबर दुबे ने बताया कि ड्रोन भारत के कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नत कृषि, टिड्डी नियंत्रण और फसल उपज में सुधार लाने जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सरकार युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को देश के 6.6 लाख से अधिक गांव में कम कीमत के ड्रोन समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये सशर्त छूट इस आशय का पत्र जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चरण 1 के पूर्ण परिचालन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। यह छूट तभी मान्य होगी जब सभी शर्तों और सीमाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाए। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में यह छूट समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गेहूं चने की बुआई दोगुनी रफ्तार से। मध्य प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में गेहूं चने की बुआई दोगुनी रफ्तार से की जा रही है। अब तक गेहूं की बोनी 33.27 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में मात्र 14.99 लाख हेक्टेयर में बोनी हो पाई थी। वहीं चने की बोनी 16.70 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो गत वर्ष अब तक 10.96 लाख हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में अब तक रबी फसलों की कुल बोनी 62.77 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 45% है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 34.46 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107.33 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 136.97 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 68.77 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। 102.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 33.27 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोनी हो गई है। वहीं चने की बोनी 19.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 16.70 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है। इसी प्रकार मटर 1.63 लाख हेक्टेयर में, मसूर 3.95, सरसों 5.82 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। वहीं अलसी की बोनी 64,000 एवं गन्ना 28,000 हेक्टेयर में बोया गया है। अब तक राज्य में जौ, मटर एवं अलसी लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में बोई जा चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 33.71 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 22.32 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 6.46 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। अब 50 पैसे लगेगा मंडी शुल्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से लिए जाने वाले मंडी शुल्क की राशि अब 1.50 रुपये के स्थान पर 50 पैसे प्रति 100 रुपये होगी। यह छूट गत 14 नवंबर 2020 से आगामी 3 माह के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने गत दिनों व्यापारियों से इस संबंध में किए गए वादे को पूरा कर दिया है। व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया गया था कि इससे मंडियों की आय में कमी नहीं होगी। 3 महीने बाद इस छूट के परिणामों का अध्ययन कर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों के आश्वासन पर मंडी शुल्क में छूट दी गई है। छूट की अवधि में यदि मंडियों को प्राप्त आय से मंडियों के संचालन, उनके रखरखाव एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों की व्यवस्था सुनिश्चित करने में कठिनाई नहीं होती है, तो राज्य शासन द्वारा इस छूट को आगे भी जारी रखा जा सकता है। झुलसा रोग से बचाएं आलू। आलू फसल में कंद बनने के पहले बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही अगेती झुलसा रोग आता है, जिसके कारण पत्तियों पर काले गोल धब्बे बन जाते हैं, जो बढ़कर पत्तियों की भोजन संचार व्यवस्था में बाधा डालते हैं और आलू के कंदों के विकास में कमी लाकर उत्पादन प्रभावित करते हैं। आलू पर दिसंबर-जनवरी के आसपास कम तापमान और भारी नमी के कारण पिछेती झुलसा भी पत्तियों पर आता है, जो अधिक हानिकारक होता है। एक रात में फसल चौपट करने की क्षमता रखता है। अगेती झुलसा की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के भीतर 2 से 3 छिड़काव करें। ताम्रयुक्त फफूंदनाशी डाइफोलेटान अथवा बोर्डो मिश्रण
ताज़ा बनाकर 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतर से करें, साथ ही सिंचाई नियंत्रित करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। गेहूं की नई फसल किस्मों का चयन कर बोनी शीघ्र करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को जैविक खाद बनाएं। बीज उपचार के बाद ही बोएं। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। फसल अंकुरित होते समय चूहा नियंत्रण के सामूहिक उपाय करें। चने एवं सरसों की अंतर्वर्तीय फसलें लें। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, ये रहा आज का कृषि दर्शन का अंक, जिसकी आप लाभ जानकारी ले सके और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, इसका हम उम्मीद करते हैं। आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से अपनी सलाह, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा के निदेशक, कमरा नंबर 18, श्यामला हिल्स, भोपाल 462013 पिन है इसका। तो अब हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।